तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 एकदम फ्रेश खबरों को लेकर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से आखिरी खबर आप किसी भी परिस्थिति में सुनिएगा, बिल्कुल भी चूकिएगा मत। लगे तो बाकी सारा स्किप करके लास्ट खबर पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिसेंटली जो अटैक हुआ था, जो कि बहुत भत्सनीय था। किस तरह से वो अटैक 1-2 सेंटीमीटर की वजह से निरर्थक रहा और इसमें प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद डोनाल्ड ट्रंप को मिला। एक्चुअली आज से 48 साल पहले क्या किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी वजह से आज तक उनको भगवान की छत्र छाया मिली हुई है। तो प्रभु जगन्नाथ जी की जय लिखकर उस खबर को जरूर सुनिएगा। पहली खबर निकल कर आ रही है समर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना द्वारा पुरानी रशियन R-73 और R-27 मिसाइलें जो थी, जिनका इस्तेमाल अब भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों में बंद कर दिया है, उनसे एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं, जिन्हें समर 1 और समर 2 नाम दिया गया है। इसकी रेंज बताई जाती है 12 किलोमीटर से लेकर 24 किलोमीटर तक की। दरअसल बताया जा रहा है कि चीन पाक के खिलाफ लद्दाख में समर एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है और ये सारा कुछ देखने के लिए मिला कारगिल विजय दिवस के 25वें साल के मौके पर। दरअसल इस मौके पर नो योर आर्मी नाम का एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर कई सारे हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान समर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी देखने के लिए मिली। ये किसी भी तरह के ड्रोन्स वगैरह, छोटी मोटी मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर वगैरह को मारकर गिरा सकती है 12 से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज में। इस मिसाइल सिस्टम का जो संचालन है वो भारतीय वायुसेना की BRD यूनिट करती है। इवन बताया ये जाता है कि ये फाइटर जेट तक को टारगेट करने में सक्षम है। इसी तरह के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम अस्त्र मिसाइल को लेकर भी बनाए गए हैं, हम सभी जानते हैं, जिन्हें VLSR कहा जाता है। इसके बाद जब अस्त्र मार्क 2 आ जाएगी, इवन SFDR टेक्नोलॉजी वाली अस्त्र मार्क 3 भी आ जाएगी, उसको लेकर भी हम लोग वर्टिकल लॉन्चर्स के साथ उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। जो मिसाइलें अब हम लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दी, उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाना काफी संतोषजनक काम है। अब अगली खबर की बात कर ली जाए, जो कि भारत के अंदर होने वाले डिजिटल लेन देन को लेकर निकल कर आ रही है। शायद आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2024 तक की बात की जाए तो भारत के लोगों ने डिजिटल लेन देन के माध्यम से इतना लेन देन किया है कि इसकी टोटल वैल्यू 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। और इसमें वृद्धि किस लेवल की हो रही है, आप ऐसे अनुमान लगाइए कि वित्त वर्ष 2018 में केवल 300 बिलियन डॉलर्स का लेन देन किया था, लेकिन 24 आते आते ये 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट हमारी GDP के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर डिजिटल लेन देन किस लेवल पर हो रहा है। और ये सारा कुछ संभव हो पाया है हमारे UPI पेमेंट सिस्टम की वजह से। ये पेमेंट सिस्टम इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि काफी सस्ता है, एकदम सरल है, इसके अलावा इसमें जोखिम वगैरह कम है और कई तरह की परेशानियों से चूंकि ये आपको बचा देता है, इस वजह से हर श्रेणी का व्यक्ति इसे इस्तेमाल करना चाहता है। अब इसी को लेकर बताया जा रहा है कि एक सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में भारत के 120 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 60,000 से अधिक उपभोक्ता यानी आपकी और मेरी तरह के आम लोग थे और साथ ही 1000 व्यापारी लोगों से डिस्कशन किया गया और इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। और ये जो व्यापारी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 की संख्या में सैंपल साइज लिया गया था, इसमें ऑफलाइन व्यापारी भी थे जो आम दुकानदार होते हैं और साथ ही ऑनलाइन व्यापारी भी थे जो कि ऑनलाइन माध्यम से अपना सामान बेचते हैं। और ये सर्वे किया गया था Amazon और Kearney के साझा प्रयास से। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसे नाम दिया गया है हाउ अर्बन इंडियन पेज। अब इस रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि भारत के अंदर वर्ष 2030 तक जो डिजिटल पेमेंट का लेन देन है वो पहुंच जाएगा 7 ट्रिलियन डॉलर्स तक। जी हाँ, और यहाँ पर बात केवल खुदरा भुगतान को लेकर चल रही है, यानी जो आम रिटेल कस्टमर्स होते हैं वो जो लेन देन करते हैं उसकी। तो 7 ट्रिलियन डॉलर्स तक की लेन देन आने वाले 6 सालों में हम लोग डिजिटली करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत देखने के लिए मिली वो ये है कि 80% ऑफलाइन सामान भी उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से पेमेंट करके खरीद रहे हैं और ऑनलाइन की बात की जाए तो वहां पर भी लगभग 90% भुगतान डिजिटल माध्यम से ही किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिली वो ये है कि इसको लेकर असमानताएं बिल्कुल नहीं है, यानी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में एक समान इससे लेन देन किया जा रहा है। इसके अलावा भी एक बड़ी बात देखने के लिए मिली और वो ये थी कि महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ही इक्वली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जेंडर इक्वालिटी को भी इसने मेंटेन करके रखा है। यानी ज्यादातर इस तरह की चीजें पुरुष प्रधान होती है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आप महिला है या पुरुष है, दोनों बराबर ही इसके उपयोग करता है। अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं, तो इसके फायदे लगातार हम लोग देख ही रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया कि कतर में भी अब UPI चलने वाला है। इसके माध्यम से भारत के रुपये को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है विदेशों में ट्रेडेबल होने के लिए, क्योंकि जब इस तरह के आंकड़े दुनिया देखती है तो वो अपने आप ही इंप्रेस हो जाती है।
कि ये अपनी जीडीपी के जितना लेन देन केवल 6 सालों में डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वसनीयता बढ़ती है, भारत का प्रोडक्ट विदेशों में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर ही जो ब्लैक मनी की समस्या थी वो खत्म हो जाती है, नकली नोट्स की समस्या थी वो खत्म हो जाती है। बड़े नोट ले जाकर जब छोटा सामान खरीदना होता है तो चेंज को लेकर जो प्रॉब्लम आती थी उससे निपटारा मिल गया है। इसके अलावा चोरी, लूट मार वगैरह इन सब चीजों से भी निजात मिल गया है। इवन भ्रष्टाचार तक के मामले इन सब के आने के बाद काफी कम देखने के लिए मिले हैं, जो कि इन फ्यूचर और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो वाकई में जब भारत के अंदर डीमोनेटाइजेशन किया गया था उस समय जब बताया जा रहा था कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना है तो वो हास्यास्पद लगता था, लेकिन आज वो सारी चीजें वास्तविकता में बदल चुकी है। अब बात कर लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक हुआ, आप लोगों ने लाइव वीडियो सारे कुछ देखे ही होंगे, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता कम्युनिटी की वजह से, लेकिन वहां पर देखने के लिए ये मिला है कि 1-2 सेंटीमीटर अगर गोली उनके और नजदीक से जाती तो कान के बजाय उनका पूरा चेहरा फाड़ सकती थी और उनके बचने के चांसेस न के बराबर थे। और आप जहां पर भी देखेंगे, कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर एक चमत्कार की बात कही जा रही है कि वाकई में ये एक तरह का मिरेकल था। अब इसी को लेकर दरअसल भारत के कोलकाता स्थित इस्कॉन मंदिर के जो उपाध्यक्ष हैं राधा रमन दास जी, इन्होंने एक दावा किया है। दरअसल इनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर इस समय 9 दिवसीय प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन चल रहा है। तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव माहौल इस समय बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो 1976 में इसी तरह की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर एक मदद की गई थी। राधा रमन दास जी की तरफ से ये कहा गया है कि जुलाई 1976 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रथों के निर्माण के लिए अपना ट्रेन यार्ड मुफ्त में दिया था। दरअसल इस्कॉन के सारे भक्तों को रथ यात्रा का आयोजन करना था। अब रथ यात्रा के आयोजन के पहले रथों को तैयार करना होता है और रथों को तैयार करने के लिए एक बड़े खाली प्लेस की जरूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट आप ऐसा मान लीजिए कि एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी जगह उसके लिए चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी जगह विदेश में कहाँ मिलेगी जो आपके कल्चर को जानते भी नहीं है। तो इस्कॉन वालों ने जमाने भर के प्रयास कर लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी इस तरह की जगह नहीं मिली जहां पर वो लोग रथों का निर्माण कर सके। तो ठीक उसी समय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इनकी मदद की गई थी और जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपना ट्रेन यार्ड इस काम के लिए दे दिया था। और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप के इसी सहयोग की वजह से आज से 48 साल पहले ये रथ यात्रा का आयोजन उस देश में हो पाया था। अल्टीमेटली अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो पहली रथ यात्रा आयोजित की गई थी उसको लेकर सबसे बड़ा सहयोग एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही किया गया था। रथ बन जाने के बाद में रथ यात्रा को भी प्रॉपर निकाल पाना दूसरे देशों में इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन ये सारी कुछ चीजें संभव हो पाई थी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप से पहले उन्होंने कई जानी मानी और बड़ी बड़ी हस्तियों का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा मिली थी। केवल ट्रंप ही एकमात्र थे जिन्होंने इस काम के लिए मदद की थी। और अब इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये उसी का पुण्य प्रताप है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान इस भयानक हमले में भी बच गई। तो अब इन मुद्दों पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।